आज हम लोग इसी प्रथम टॉपिक में रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नीड एंड नीड फॉर ऑल लॉज पर चर्चा करेंगे। इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसको सुविधा के दृष्टिकोण से स्टडी के लिए, समझने के लिए कई रूपों में विभक्त किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि आर्टिकल्स है, तो भारत के संविधान को जब संविधान निर्माण हुआ था उस कालखंड में 395 इसमें आर्टिकल्स बने थे, यानी 395 धारा इस संविधान के अंतर्गत स्पष्ट किया हुआ था। और भाग 5 भाग जो है वो 22 शेड्यूल 12। और आप सबको यानी कि ये धारा या अनुच्छेद भी इसको हम कह सकते हैं। इसको भाग कहते हैं, इसको अनुसूची कहते हैं, अनुसूचियां। ठीक है। तो सुविधा के लिए इनको विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया, किंतु आप सबको ज्ञात होगा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें कि समय समय पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से अमेंडमेंट भी करना होता है, संशोधन भी करना होता है। यही कारण है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है देश के हित में, देश की जनता के हित में, और समय की क्या मांग है उसके अनुरूप। तो ये जो कानूनी दस्तावेज है, संविधान है, इसको 395 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया, जबकि इसके 22 भाग हैं। शेड्यूल में 12 है, 8 से 12 किया गया, यानी 8+4 बाद के कालखंड में। और इसके बाद और भी धाराएं जोड़ी गई, तो ये 395 से बढ़कर 448 हो गया। याद रखेंगे कि आपकी पुस्तक में 395 यानी 395 आर्टिकल्स ही मेंशन किया हुआ है, किंतु वर्तमान में प्रेजेंट टाइम ये 448 आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ 17 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, उसको विचाराधीन है, उस पर भी पहल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से अभी जो सामने में है 465 तक इसकी संख्या हो सकती है, किंतु ये 17 जो है इसमें ये विचाराधीन है। 448 आर्टिकल्स ऑलरेडी अब हो चुका है। कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में समय समय पर बदलाव कितना किया गया है, परिवर्तन, संशोधन कितना गया है। बदलाव नहीं, संशोधन बोलिए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसके बाद
हायर स्टडी में जब आप जाएंगे तो देखेंगे जो भाग है, पार्ट्स जो है वो 22 है, तो 22 ने कहीं कहीं दिखाया जाता है 25। दरअसल ये 22 ही है, 22 ही है, किंतु इसका खंड ए, खंड बी, खंड सी ऐसे करके उसको और जो व्यापक बनाया गया है, विस्तारित किया गया है, तो इसीलिए कहीं कहीं देखा जाता है कि पार्ट्स जो है वह 25 है, ठीक है। और अनुसूचियां विभिन्न श्रेणियों में इसको जो बांटा गया है, तो 8 से अब बढ़ करके 12 हो गया। तो इस तरह से वर्तमान में यदि जनरल नॉलेज में प्रश्न ऐसा आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न रहे, तो ऑप्शन को आप देखिए और देखिए उसमें क्या 448 यदि है तो हम मान लेंगे सही। 395 ये वर्तमान में, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यदि है कि प्रेजेंट टाइम हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन योर कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट टाइम और करेंटली, तब आप क्या कहेंगे कि 448 आर्टिकल्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और उसी प्रकार से ये हमने पहले ही कहा है कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अब भाग जो है 22 है, सामान्यतः आप 22 ही, वास्तव में ये 22 ही है, 22 है, लेकिन इसी में जो इसका 22A, 22B और 22C किया गया, यानी 22 भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो खंड में उसको विस्तारित किया गया, इसीलिए कहीं कहीं यहाँ पर 25 भी देखने को मिलता है। किंतु ऐसा जब आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो इसको डिटेल्स में इस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता होगी कि कैसे 22 से 25 है। दरअसल 22 ही है, उसी का उपखंड बना हुआ है, इसीलिए उसको बहुत से जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं 25 कहते हैं, किंतु रियल में 22 ही है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कि हम तो इतना जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इन विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है सुविधा के दृष्टिकोण से, किंतु भारत का संविधान, मैंने पिछले ही दिन की कक्षा में कहा था, दुनिया के श्रेष्ठतम संविधान में से है। यही कारण है इनकी ढेर सारी विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो इसमें क्या है, फेडरलिज्म फर्स्ट फीचर्स, इट इज द मेन फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरलिज्म। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संघवाद। संघवाद तो ये है क्या चीज, वेयर देयर इज टू लेवल एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। अब ये भारत के परिदृश्य में क्या यह माना जाएगा कि यहाँ पर संघवाद है? तो आप देखते हैं कि एक संपूर्ण देश के स्तर पर संघीय सरकार है, केंद्र की सरकार है। दूसरा देखते हैं प्रत्येक राज्य की सरकार है। तो इस तरह से इसका मतलब है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, रियली इन इंडिया इट इज a सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, यानी भारत में संघवाद है, क्योंकि यहाँ पर एक संपूर्ण देश के स्तर पर की सरकार कार्य करती है और दूसरा प्रत्येक राज्य के स्तर पर भी सरकार कार्य करती है। तो इसकी परिभाषा है कि जहां पर ऐसा देश जहां पर भिन्न भिन्न स्तर पर यानी एक से अधिक स्तर पर सरकार कार्य करती है, तो ऐसी व्यवस्था को ही
संघवाद के नाम से जाना जाता है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आजकल तो एक पंचायती राज सिस्टम भी चल रहा है 1975 से। और आप लोग याद रखेंगे कि फर्स्ट टाइम भारत का राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले पंचायती राज को प्रारंभ किया था, लागू किया गया था, शुरू किया गया था। तो एक और भी सिस्टम है, वो क्या है कि वो संघ में पंचायती राज, यानी कि यहाँ पर 3 लेवल, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम है। दैट इज व्हाई वी कैन इजीली से यस, इन इंडिया देयर इज फेडरलिज्म। ओके, नाउ सेकंड फीचर्स of our constitution is parliament. Parliament is form of government. यहाँ पर क्या है तो संसदीय शासन प्रणाली है। क्या भारत की विशेषता है ना कि भारत में कौन सा सिस्टम है, तो सरकार का जो गठन होता है तो संसदीय शासन प्रणाली के रूप में है। आप लोग जब डिटेल्स में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब ऑर्गन के गवर्नमेंट के ऑर्गन के बारे में आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर को ही भारतवर्ष में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि भारतीय संविधान की एक यह भी विशेषता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद है तीसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट every government, here every government means the state government and central government take direction according to the norms of our constitution। यानी सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के लिए निर्देशित रहता है कि राज्य के हित में इस प्रकार का कार्य करना है। तो इस प्रकार की जो पद्धति है, सिस्टम है, इसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आपको पता है ना, ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इट हैज ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द आयरलैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। यानी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जब संविधान निर्माता ने संविधान का निर्माण प्रारंभ किया तो उन्हें लगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आयरलैंड का संविधान है उसे ये बहुत सुटेबल है भारत के परिदृश्य में, इसीलिए उनको इसमें समाहित किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो आप जानते ही हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपको यह भी पता है कि संविधान की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो अफ्रीका से लिया गया। आपको यह भी पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। यह भी पता है कि आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया। यह भी पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यो रशिया के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश तमाम राष्ट्रों के संविधान में जो आइडियल नियम है वो सारे अपने देश के संविधान में समाहित किया गया है, पिरोया गया है। इसीलिए कभी हम लोग कहते हैं कि द फ्रेमर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? और इसके बाद क्या है
कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी यहाँ के संविधान की एक यह भी विशेषता है कि जो सरकार का जो तीसरा अंग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वह है जुडिशियरी सिस्टम। यस, judiciary system is fully independent organ of the government, and without any pressure that organ is running smoothly and take decision about between the conflict matters of state government and central government, state government and general people, central government and people, organization, and almost all conflict matters, judiciary take decision without any pressure. So it is the system of our constitution. It is already mentioned. So it is also the feature of our Indian constitution, that is known as independence of judiciary. So we are seeing here there are so many salient features of Indian constitutions, and under this constitution, federalism is one of them, parliamentary system. Another salient features, directive principle, independence of judiciary. So these type of characteristics are the features of our constitution which are most important to know about, and all other salient features to all the students. So today all students will prepare systematically as a homework how many articles in our constitution। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसमें प्रेजेंट वाला भी डाल देंगे, और ये जिस समय संविधान निर्माण हुआ था उसमें का भी डालेंगे, तो क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा। फिर व्हाट आर साइलेंट फीचर्स आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको यानी कि साइलेंट फीचर्स, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखेंगे और फेयर करके हमको दिखाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।